एक सेकंड, क्वेश्चन लिख लिया। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between y equals to e raised to 1 minus x and y equals to ln ex। ये दोनों कर्व दिया हुआ है, दोनों कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तरीका पता है? तरीका में क्या करते थे, हम क्या कर लेते थे, मान लेते थे कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1, y1 है ना। हम ऐसा अज्यूम करते थे। अगर नहीं निकल पा रहा है तो, अगर बहुत इजी है निकालना दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब तो कोई दिक्कत नाम की चीज ही नहीं है, तो वो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो एक बार हमने चेक किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश किया, तो ताकि अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाए। देखते हैं निकालना इजी है या मुश्किल है। तो y इक्वल्स टू e रेज़ टू 1 माइनस x एक कर्व है, दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू ln ex। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो e रेज़ टू 1 माइनस x बराबर ln ex। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ln ex को कुछ लिख सकते हैं क्या? हेलो, ln ex है ना। अब इन दोनों को सॉल्व, मतलब ये कौन से x के लिए दोनों बराबर होगा? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या ले लेके दोनों बराबर हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू मान लो 1 लेते हैं, मतलब बाय हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, काइंड ऑफ बाय ऑब्जर्वेशन, और तो कुछ लगा नहीं सकते हो, तो हम बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, है ना, या बाय हिट एंड ट्रायल। अगर हम x की जगह पे 1 रखें तो e रेज़ टू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, वैसे ही ln e कितना आ जाएगा? 1। सही बात है। तो x की जगह पे 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों 1 1 के बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 के बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर आ रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 होगा। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? किसी एक में डाल दिया जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए, दिख रहा है अपने को, क्योंकि y बराबर e रेज़ टू 1 माइनस x में x की जगह पे 1 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिमिलर वे में इसके लिए भी y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो आ गया x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो 1, 1 क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और अपने को निकालना है क्या? dy बाई dx, मतलब m1 निकालना है। तो m1 के लिए क्या करोगे? m1 के लिए पहला वाला कर्व का dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx एट पॉइंट 1, 1। ठीक है, पहला वाला कर्व कौन है? ये, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज़ टू x ही होता है, इनटू चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। अब इसमें x की जगह पे 1 डाल देंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू -1 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। वैसे ही m2 निकाल लेंगे। m2 कैसे निकालोगे? तो m2 निकालोगे dy बाई dx करेंगे किसका? सेकंड वाले कर्व का, एट 1, 1। सेकंड वाला कर्व कौन है? ये वाला कर्व है, उसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x इंटू चेन रूल संधा वाले करेंगे तो कितना आ जाएगा? e आ जाएगा, e से ही खत्म, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/x। और x की जगह पे 1 डाल लिया तो वैल्यू कितना आ जाएगा? तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गया। यानी यहाँ से बोल सकते हैं हम कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कब होता है? जब एक लाइन का स्लोप मान लो m1 है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर लाइन होगा m2। ठीक है, जो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इस बात को हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर m1 m2 -1 के बराबर आ गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या हो गया? tan थीटा इक्वल्स टू अनडिफाइंड हो गया। हेलो, अगर m1 m2 -1 के बराबर हो गया तो tan थीटा कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। और tan थीटा अनडिफाइंड कब होता है? जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब कि ये दोनों कर्व क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं।
ग्राफ पहला कर्व क्या था, y इक्वल्स टू ई रेस टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका कर्व बनाना है तो पहले क्या करोगे, पहले y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स का कर्व बनाएंगे, फिर क्या करेंगे x को रिप्लेस करेंगे किससे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1 से, तो ग्राफ किसका बन जाएगा, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो बन जाएगा ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1। यही बनाना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स का कर्व बना लो, तो y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स का कर्व ऐसा बन जाएगा, दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर x को जब हम माइनस अच्छा x को क्या किया, x प्लस 1 से रिप्लेस कर दिए, तो जब हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पूरा कर्व पीछे की तरफ हो जाएगा 1 यूनिट, जिसका मतलब कि जो पहले 0 हुआ करता था, है ना, एक्स एक्सिस पे एक ही काम का चीज था, तो वो क्या हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, है ना। ये पहले 1 हाइट पे था, ठीक है, तो हाइट तो अभी नहीं, अब हाइट बदल जाएगा, ऑफ कोर्स, सही बात है। तो इसका मतलब कि 0 में 1 घटा दोगे, है ना, तभी तो पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि जब x को हम x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट साइड में 1 यूनिट लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट हो जाएगा तो उसके लिए बेटर तरीका क्या है कि पहले जो y एक्सिस से काम कर रहा था, अब वो y एक्सिस नहीं रहा, है ना, अब वो क्या बन गया, x इज इक्वल टू -1 लाइन बन गया, तो y एक्सिस आगे आ गया होगा, कह सकते हैं, है ना। अब ये y एक्सिस आ गया होगा, यहाँ पे 0 आ गया होगा, आ रहा है समझ, यानी कि पहले जो 1 हुआ करता था, पहले जो 1 हुआ करता था, अब वो क्या बन गया, 1 माइनस 1 0 बन गया, ठीक है, 1 में से 1 घट गया तो अब वो 0 बन गया, तो ऑरिजिन ये वाला बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। सेकंड इंटरचेंज करने पे अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, अब जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या कि y एक्सिस के अबाउट पूरे ग्राफ का इमेज ले लेंगे, ठीक है। जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, y एक्सिस के अबाउट पूरे ग्राफ का इमेज लेते हैं, तो हम y एक्सिस के अबाउट पूरे ग्राफ का इमेज ले लेंगे, तो अपना जो इमेज है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। ब्लैक वाले का इमेज, ब्लैक वाला बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर y एक्सिस आगे शिफ्ट हो गया तो y माइनस सॉरी वो x प्लस 1 का बन जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा जो ग्रीन से बना, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 1 का कर्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बन गया। y एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा होगा, x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी e, तो इसका मतलब ये 0, e पे कट कर रहा होगा, ये जो पॉइंट आया होगा, जो ग्रीन वाले कर्व पे ये पॉइंट आया होगा y एक्सिस पे, वो आया होगा 0, e पॉइंट, ठीक है। x को 0 डाल दो, तो x को 0 डालेंगे कितना आ जाएगा, y बराबर ई रेस टू माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, e आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितने आ गया, e आ गया, ठीक है। 0, e विल बी द 0, e क्या आ गया, y एक्सिस पे कट करा होगा, ठीक है। हमारा बाकी सब डिलीट कर दो, बाकी सब हमारे काम का नहीं है, कह सकते हैं, बाकी सब ऐसा कहानी बन गया, ठीक है, ये सब भूल गए, एग्जैक्टली हमारा कर्व ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है कि अब सेकंड कर्व क्या बनाना है, सेकंड कर्व अपने को बनाना है y इक्वल्स टू ln ऑफ ex का कर्व बनाना है, तो y इक्वल्स टू ln ऑफ ex का कर्व कैसे बनाएंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू ln x का कर्व बनाते हैं, और y इक्वल्स टू ln x के कर्व में, ठीक है, y इक्वल्स टू ln x के कर्व में क्या कर देते हैं, जहां जहां x था उसको e से डिवाइड कर देंगे, सारे एक्सपोनेंट पे क्या कर देंगे, e से डिवाइड कर देंगे, तो अभी मान लो ये 1 पे कट कर रहा था, तो एक ही ये 0 है तो 0 को इसे डिवाइड कर दिया, 1 को इसे डिवाइड कर दिया, तो 1/e पे कट कर रहा होगा, शेप सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा ln e रेस टू एक्स का कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये 1/e पे ऐसे कट कर रहा होगा, ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ये जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 1,1 पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा होगा, ग्रीन वाले पे टेंजेंट बना दिया, ठीक है, और ब्लैक वाले पे भी टेंजेंट बना दिया, दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया,
उसमें बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पहला कर्व है, और दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये कर्व C1 का इक्वेशन है, ये कर्व C2 का इक्वेशन है। तो बोल रहा है कि C1 प्रूव दैट, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। मतलब अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल यानी कि m1 इंटू एम टू माइनस वन लेते हैं तो हो जाएगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना, ये प्रूफ हो जाएगा। तो कर लो। तो हमने क्या किया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा मुश्किल है, आर और सी में दिया हुआ है, नंबर होता तो शायद सोच भी पाते। आर और सी में निकालने से अच्छा है कि हमने अजूम कर लिया इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे, हमने कर लिया लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, let point of intersection will be x1, y1। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि x1, y1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो dy by dx अपने को निकालना है कर्व C1 के लिए। कर्व C1 के लिए क्या निकालो, dy by dx निकाल लो। तो dy by dx कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट कर लो। कैसे करोगे भाई, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन तक करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2y y डैश। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ बराबर 0, ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ से y y डैश इज इक्वल टू x, तो y डैश इज इक्वल टू x अपॉन y। तो अपने को कहाँ चाहिए, y डैश कहाँ चाहिए, y डैश x1, y1 पॉइंट पे चाहिए। तो y डैश वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश वैल्यू आ जाएगी x1, y1। तो ये किसका काम करेगा, m1 का काम करेगा, m1 निकल गया, x1, y1। ठीक है, अब कर्व C2 के लिए, कर्व C2 के लिए क्या करते हैं, डी बाई dx निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है तो यूवी रूल लगाएंगे, एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव लिखा, प्लस वाई को एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव लिखा, बराबर सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से जो वाई डैश वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अपने को कहाँ चाहिए, वाई डैश चाहिए अपने को कौन से पॉइंट पे, x1, y1 पे चाहिए। तो x1, y1 पे जो वाई डैश वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस y1 अपॉन x1। सही है क्या, हेलो, और इसी को हम बोल देंगे m2, ये हमारा m2 का काम करेगा। ठीक है, तो हम m1 इंटू m2 अगर करें तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि x1 अपॉन y1 इंटू, देखो पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, पॉइंट तो कट गया, है ना। अगर यहाँ पे x1 y1 के टर्म्स में आ जाता m1 और m2, मतलब वो तो आया ही x1 y1 के टर्म्स में, तो अगर ऐसा कुछ स्पेशल चीज नहीं बन पाता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि m1 m2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, क्लियरली दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कर्व जो है वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। इफ टू कर्व्स, एक कर्व दिया हुआ है C1 और C1 का जो इक्वेशन है, C1 का इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड दूसरा कर्व दिया हुआ है C2 और C2 का जो इक्वेशन है वो एक्स वाई इक्वल टू k, कट एट राइट एंगल्स, कट एट राइट एंगल्स, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है अगर ये राइट एंगल पे कट कर रहा है। प्रोसीजर विल रिमेन सेम, है ना। हम C1 कर्व के लिए, है ना, dy बाई dx निकालेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2y y डैश। अब दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मान लो, चाहो तो निकालने के लिए निकाल भी सकते हो इसमें, है ना, और नहीं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 लेके ही चलेंगे, है ना। अपने को दिक्कत नहीं है, x1 y1 लेके ही चलते हैं, पॉइंट ऑफ k के टर्म्स में नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया कि x1 y1 है तो लिख लिया पहले, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ curve C1 and curve C2
बी एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से जो वाइडस आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2y, ठीक है ना। वाइडस वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2y। अपने को वाइडस वैल्यू कहाँ चाहिए, एट पॉइंट x1 वाई वन चाहिए। तो जहां जहां x है वहां वहां x1 डाल दो dy बाई dx में, और जहां जहां y है वहां वहां y1 डाल दो। तो x तो कहीं है ही नहीं, है ना, x तो दिखा ही नहीं वाइडस के टर्म्स में, कोई बात नहीं है। तो जहां जहां y है वहां y1 डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/2y1। तो दिस इज बेसिकली m1। m1 निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही कर्व C2 के लिए कहानी देख लेते हैं। कर्व C2 के लिए dy बाई dx निकालना है, तो x को एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y को एज इट इज x का डेरिवेटिव बराबर 0। तो यहाँ से जो वाइडस वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -y1/x1, ठीक है, एट x1 y1, ये है ना, चाहिए, समझ में आ रहा है बात। तो विच इज इक्वल टू कितना आ गया m2, इसको m2 बोल दिया। अब हो रहा है कि इन दोनों का जो ये राइट एंगल पे है, क्या बोला जा रहा है कि, क्या बोला जा रहा है, हाँ, कि दोनों कर्व ऑलरेडी पता है अपने को कि राइट एंगल पे कट कर रहा है, ठीक है, कट्स एट राइट एंगल, पहले ही बोल दिया। तो राइट एंगल पे कट कर रहा है तो फॉर श्योर m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1, सिंस c1 एंड c2 कट्स एट राइट एंगल, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। m1 इंटू m2, m1 वैल्यू कितनी है 1/2y1, m2 वैल्यू कितनी है -y1/x1, इसके लिए कितनी आ जाएगी -1, y1 से y1 खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो जो x1 का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, x1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। अब x1 निकल गया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल लोगे, y1 कैसे निकालोगे, दोनों कर्व देखो, एक्चुअली जो x1 y1 पॉइंट है उसमें क्या खासियत है, x1 y1 कर्व C1 पे अप्लाई कर रहा है, कर्व C2 पे अप्लाई कर रहा है ना। तो अगर अपने को y1 निकालना है, ठीक है, तो कोई भी एक कर्व को पकड़ लो, आंसर उस सेम ही आएगा, कोई अलग अलग नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर अपने को y1 निकालना है तो हमने पहले वाले कर्व से देखा कि y1 क्या आएगा, तो x1 जहाँ पे क्या डाल दिए, मतलब x1 y1 चूंकि कर्व C1 पे लाई कर रहा है, कर्व C1 का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो चूंकि x1 y1 इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा x1 y1, तो x1 डालेंगे कितना 1/2, तो 1/2 बराबर x पे क्या डाल दिया 1/2 डाल दिया, उसके करस्पॉन्डिंग y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो y1 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा +-1/√2, ठीक है। तो y1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो +-1/√2 आ जाएगा। तो अपने को 2 पॉइंट मिला, ठीक है, हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बात है, अपने को 2 पॉइंट मिला। क्या मिला, एक मिला, अच्छा अच्छा, ये x1 y1 निकल गया, कहने का मतलब सिंपली। तो देखो x1 y1 में क्या खासियत है कि वो कर्व C2 पे अप्लाई कर रहा है, तो कर्व C2 को सेटिस्फाई कर रहा होगा x1 y1, पक्की बात है। तो x1 की जगह पे 1/2 डाल दिए और y1 की जगह पे 1/√2 डाल दिए। एक बार 1/√2 डालेंगे तो x1 इंटू y1 बराबर के, और एक बार x की जगह पे 1/2, x1 की जगह पे 1/2 डालेंगे और x2 की जगह पे -1/√2 डालेंगे, तो ये भी k का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो k का वैल्यू निकला वो क्या निकला 1/2√2 +-1/2√2, दोनों ही सही है। आ रहा है समझ बात, हेलो, आया क्या, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लिया। द एंगल एट विच, वही है इतना, क्या लिखा हुआ है, द एंगल एट विच कर्व y equals to k e raised to kx intersects the y axis। समझ में आया क्या, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कर्व है y इक्वल्स टू k e रेस टू kx, ठीक है, ये कर्व है,
और तो ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कौन से एंगल पे कट करेगा, ठीक है। यानी कि वाई एक्सिस भी एक कर्व है, कोई वाई एक्सिस है कोई नया चीज है, वाई एक्सिस भी तो कर्व ही है, एक उसका भी इक्वेशन है ऑफ कोर्स। तो वाई एक्सिस इक्वेशन क्या होता है, एक्स बराबर 0। तो इसका मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पास दो कर्व गिवन है, ठीक है। दो कर्व कौन सा गिवन है, एक गिवन है वाई एक्सिस और एक ये कर्व का तो शेप पता नहीं है, बट कुछ ऐसा ही होगा, ई रेस टू एक्स टाइप का है तो ई रेस टू एक्स टाइप का ऐसा कर्व होगा, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा, जब एक्स को 0 डालोगे, ठीक है, तो जब हम एक्स को 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। तो इसका मतलब 0, के पे कट कर रहा होगा क्या, इस वाले कर्व के इक्वेशन में y बराबर k इंटू ई रेस टू के एक्स में अगर हम x की जगह पर 0 डाल दें तो k ई रेस टू 0 क्या 1, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 0, k पे ये कर्व कट कर रहा होगा फॉर श्योर। चलो अच्छी बात है, 0, k पे कर्व कट कर गया। तो अब बोल रहा है कि y एक्सिस और इस कर्व के बीच में कितना एंगल होगा, y एक्सिस और इस कर्व के बीच में कितना एंगल होगा ये पूछ रहा है। तो इस कर्व और y एक्सिस के बीच में एंगल चाहिए अपने को, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे जहां पे कट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट P पे कट कर रहा है, तो पॉइंट P पे इस कर्व पे कोई ना कोई टेंजेंट आया होगा, ऐसे टेंजेंट बना लिया। तो इस टेंजेंट और y एक्सिस के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब थीटा। सही बात है। हेलो, तो पॉइंट P मतलब ये एंगल थीटा निकालना है अपने को। तो यहां से देख लो, अगर हम इसको m1 बोल दें तो ये कितना हो जाएगा, m2। हेलो, तो m2 वैल्यू क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। m2 वैल्यू क्या बोलोगे, m2 क्या होगा, स्लोप ऑफ y एक्सिस। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। तो m2 अनडिफाइंड है, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लें। इट्स बेटर टू काउंट एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लें, उसको मान लो फाई बोल दिए, तो अपने को पता है कि थीटा प्लस फाई। अब देखो इसका तो, अगर इसको हम m3 बोल रहे हैं सपोज, तो इसका स्लोप तो आपको पता है 0, इसका स्लोप क्या है 0। समझ आ रहा है बात। तो अगर हम m1 और इसको m3 बोल दिया सपोज, m3 के लिए 0 बोल दिया, ठीक है। तो अगर हम m1 और m3 के बीच का एंगल निकाल लें, m1 और m3 के बीच का एंगल निकाल लें, तो यानी कि सिंपली एंगल फाई निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा। अगर हम एंगल फाई समहाउ कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अपने को पता है कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2 आ जाएगी। थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो अपने को पाई/2 वैल्यू पता है, तो अपने को थीटा चाहिए, तो थीटा कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा विल बी पाई/2 माइनस फाइव। हेलो, थीटा विल बी कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस फाइव। सही है ना। अच्छा, m1 बेसिकली क्या आता है, m1 क्या आता है, अगर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है व्हाटएवर, तो कोई भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो, उसी का tan। तो m1 बेसिकली क्या आएगा, m1 tan फाई आएगा क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से m1 क्या आता है, कोई भी लाइन का स्लोप क्या आता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई लाइन जो एंगल बना रहा है ना, उसका tan, ठीक है, वही होता है स्लोप। तो m1 बेसिकली tan फाई के बराबर आ जाएगा। तो फाई को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स m1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थीटा आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो क्या आ जाएगा, यानी कि थीटा निकालना है अपने को, वाई एक्सिस और इसके बीच का एंगल। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर यहाँ लिख लिया,
यहाँ से अपने को मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस फाइव। फाइव को लिख सकते हैं tan इनवर्स m1। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, m1 बराबर tan फाइव है तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स m1। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स m1, यही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना। तो m1 क्या निकले, m1 निकाल सकते हैं हम लोग dy बाई dx करके। ठीक है, निकाल लो भाई dy बाई dx। कौन से पॉइंट पे, 0, k पॉइंट पे। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k तो ऐसे ही रहेगा, e रेस टू x तो e रेस टू x ही रह जाएगा, हाँ, इनटू k से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो dy बाई dx कौन से पॉइंट पे चाहिए अपने को, dy बाई dx चाहिए जब x 0 हो और y k हो, 0, k पॉइंट पे। तो dy बाई dx जो आया उसमें अपने को सिर्फ x दिख रहा है, y नहीं दिख रहा है। तो x की जगह पे क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, k इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर तो m1 आ गया ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स m1। m1 के लिए कितना, के स्क्वायर है, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ रखा था फंक्शन में, थोड़ा बहुत हम पढ़ाए थे फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। वो क्या पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स एक्स, ऐसा बताया था, क्या याद आ रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है। तो हमने ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था, और ये तीनों तीनों क्या होता है, पाई बाई 2 का पावर होता है, पता है ना, सब पाई बाई 2 का होता है। तो ये याद करने के लिए बोला गया था फॉर्मूला, आई होप याद होगा। तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि तुम्हारा, हालांकि आंसर तो आ गया, हमारा आंसर तो ये आ गया, बट मान लो ये नहीं दिया हुआ आंसर, ठीक है, तो आंसर कुछ और दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, थीटा बराबर, अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स को उधर ले जाओगे, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, कॉट इनवर्स के स्क्वायर। थीटा कितना आ गया, कॉट इनवर्स के स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था उसी में, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़ा रहे थे, तो हमने बोला था कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, लाइक साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, बोला था ना, वैसे ही लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1 बाई एक्स। उल्टा भी ट्रू था, जैसे मान लो अगर तुम्हारा रहे cot इनवर्स 1 बाई cot इनवर्स एक्स रहे, तो उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई एक्स। ऐसा भी फॉर्मूला देखे थे, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, हेलो, याद आ रहा है, Yes. हाँ, तो उसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन के स्क्वायर। ये फॉर्म लगा लिए, cot इनवर्स एक्स बराबर क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, cot इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन के स्क्वायर। तो ऐसे भी ऑप्शन, ऑप्शन देखो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, मतलब उसके हिसाब से आंसर ला देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y equals to sin x and y equals to cos x if x belongs to पाई से लेके 3/2। तो अगर x जो है वो पाई से लेके 3/2 लाई कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ sin x और cos x का। ठीक है, तो sin x और cos x का कर्व अपने को आता है बनाना, डायग्राम बनाने की अलग जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए बता रहा है। तो cos x ग्राफ कैसा होता है, ये होता है cos x ग्राफ, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पे 2π। सही है, तो हमने cos का ग्राफ बना लिया, sin का ग्राफ बना लेते हैं।
एक मिनट, हाँ ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा नहीं बना गया। ऐसा होता है साइंस का, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ब्लैक वाला क्या हो गया, ब्लैक वाला कर हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स का, और रेड वाला हो गया y इक्वल्स टू कॉस एक्स का। तो देख रहे हैं कि जीरो से पाई के बीच में भी एक जगह कट कर रहा है यहाँ पर, है ना, और पाई से लेके 3/2 के बीच में भी एक जगह कट कर रहा है। तो जीरो से लेके पाई/2 के बीच में एग्जैक्टली पाई/4 पे कट कर रहा है, क्योंकि साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 बराबर होता है। ठीक है, वैसे ही पाई प्लस पाई/4 पे भी कट कर रहा होगा, तो पाई प्लस पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 पाई/4। तो जब 5 पाई/4 और पाई/4 पे कट कर रहा है, बट अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स जो है वो पाई से लेके 3/2 के बीच में है, तो पाई से लेके 3/2 के बीच में 5 पाई/4 ही है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे तो साइन एक्स और कॉस हजारों जगह कट कर रहा है, तो सारा एंगल थोड़ा निकालते चलेंगे, समझ आ रहा है बात। तो जो एंगल, देखो दो तरह का एंगल आ रहा होगा, एक तो यहाँ पे आ रहा होगा, एक्स इक्वल टू पाई/4 पे अलग एंगल आ रहा होगा दोनों के बीच में, और एक्स इक्वल टू 5 पाई/4 पे अलग एंगल आ रहा होगा दोनों के बीच में, है ना, आ सकता है दोनों अलग अलग एंगल। उसके अलावा तो और वैरायटी ऑफ एंगल आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने को ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पी पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों पे टैंजेंट ड्रॉ किए होंगे, वही काम किए होंगे। यहाँ पे ऐसा ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इस कर्व पे ऐसा टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, और बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल बता दो, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो लग जाते हैं काम पे, लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पाई/4 पे वैल्यू क्या ले रहा होगा, -1/√2 ले रहा होगा ये वैल्यू। दोनों की वैल्यू कितनी आती है, cos x की और sin x की। अगर x की वैल्यू 5/4 हो तो -1/√2 आता है, तो y की वैल्यू -1/√2 आ रहा होगा। तो हम चाहें तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पाई/4 कॉमा -1/√2। सही है, पॉइंट P निकल गया, तो कर्व C1 के लिए dy/dx निकाल लो। तो कर्व C1 के लिए y डैश कितना आ जाएगा, y डैश बराबर, सॉरी y1 नहीं, y डैश बराबर, कर्व C1 के लिए y डैश बराबर क्या लिखोगे, और C1 कौन सा कर्व है, sin x मान लो, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। तो साइन का रेडियो क्या होता है, cos, तो y डैश बराबर cos x। ये अपने को कहाँ चाहिए, ये अपने को चाहिए पॉइंट P पे चाहिए। पॉइंट P पे x क्या है, 5/4, तो अपने का चाहिए cos 5/4 चाहिए। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, -1/√2। सही है, तो C1 के लिए जो हमने निकाला स्लोप, तो वो यही तो m1 आएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2। सही है, वैसे कर्व C2, कर्व C2 में क्या खासियत है, कर्व C2 कौन सा है, cos x है, y बराबर cos x, तो उसके लिए y डैश निकाल लिया, तो y डैश कितना आ जाएगा, -sin x। अपने को उसमें मतलब एट पॉइंट P चाहिए y डैश, तो जहाँ x है वहाँ 5/4 डाल दो, तो -sin 5/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ -1/√2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, m2 बोलेंगे। सही है क्या, m1 m2 निकल गया, दोनों के बीच का कर्व का एंगल निकालना है। ठीक है, दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m2, ये m2 - m1 कुछ भी कर सकते हो, मॉड है लगा हुआ, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। तो m2 - m1 का मॉड लिखो, चाहे मॉड ऑफ m1 - m2 लिखो, बात तो बराबर ही है, अपॉन मॉड 1 प्लस m1 m2, यही आ जाएगा। ठीक है, कर लिया जाए। m1 - m2 का मॉड कितना हो जाएगा, m2 - m1 का मॉड कितना आ जाएगा, 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2। सही है क्या, m2 - m1 का मॉड, तो ये कितना आ जाएगा, 2/√2, √2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, दिख रहा होगा, है ना 2/√2 में तो √2 आ रहा होगा न्यूमरेटर में, या 2/√2 लिख लो, जो मैंने वो लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं। तो लिख लिया 1/√2 माइनस ऑफ -1/√2
का मॉड डिवाइडेड बाई, नीचे में 1 + m1 m2, तो 1 + m1 m2 कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। देखा जाए तो दिख रहा होगा, तो हम वैल्यू नहीं, जगह कम है तो हम वैल्यू डायरेक्टली लिख रहे हैं। ऊपर वाले वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। नीचे वाले वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/1 -1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा घटने के बाद। वैल्यू डाल दिया, m1 और m2 खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, 4/√2 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 4/√2 आ जाएगा। 4/√2 को लिख सकते हैं 2√2, सही है क्या? हाँ, 2√2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 × 2, हाँ सही है। तो 4/√2 को 2√2 लिखा सकता है। तो जो थीटा है वो क्या आ गया, दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√2। यही हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया मोनोटोनिसिटी। तो ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट यूज देख लिया, टेंजेंट और नॉर्मल और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व निकालने में हेल्प हो जाता है। तो डी/ds का इतना यूज जान गए। अब दूसरा वैरायटी ऑफ यूज, अभी तक ए चल रहा था, ए पार्ट, वो भी अपने आप में एक चैप्टर जैसा ही था, टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक चैप्टर जैसा ही होगा, मोनोटोनिसिटी। तो इसमें क्या होगा कि डी/dx का एक और यूज है, मोनोटोनिसिटी पता लगाते हैं उससे। ठीक है, ये मोनोटोनिसिटी होता क्या है, ठीक है, समझ लेते हैं मोनोटोनिसिटी क्या होता है। मान लिया कि एक कर्व है, इसको एक्सेस बोल दिया, ठीक है, 2 इंटरवल ले लो, एक इंटरवल ले लो x1, मतलब एक्स एक्सिस पे एक नंबर ले लिया x1 और एक्स एक्सिस पे एक नंबर ले लिया x2। ठीक है, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व। ऐसा हमने कोई चैप्टर में बताया था, पता नहीं कब बताया था, याद आ रहा है क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में से। हाँ, मेथड डिफरेंशिएशन बताए थे, ओके। फिर एक्स एक्सिस है, और शायद सेम डायग्राम में बनाए थे हमको, जहां तक याद आ रहा है मुझे, तो लग रहा है कि सब बताया हुआ है। तब भी कुछ बात छूट गया होगा तो सब अभी कवर हो जाएगा। x1 x2 इंटरवल मान लो ऐसा कुछ है, तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे, इसको सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे। ठीक है, और मान लो कर्व ऐसा है, ठीक है, और x1 यहाँ पे है मान लिया, x2 यहाँ पे है मान लिया, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन x1 से लेके x2। क्योंकि देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा इंटरवल में बात करते हैं, है ना। वैसे तो बोलेंगे लोग, अपने भाषा में बोल देता है कि इंक्रीजिंग कर्व है, तो कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कौन से x से लेके कौन से x तक। तो अगर कोई सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दिया इंक्रीजिंग कर्व है, तो इसका मतलब वो अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है, उसका जो भी डोमेन है। ठीक है, जैसे मान लिया अब कोई बोलते कि log x का कर्व इंक्रीजिंग होता है, तो एक्चुअली में स्टेटमेंट ही गलत है, उसको साथ में ये बोलना चाहिए कि वो अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो उसका डोमेन क्या r+ है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी में है वो, तो यानी कि वही बात है। तो डोमेन का पिक्चर बनाना जरूरी है ऑफ कोर्स, कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जब भी बात करेंगे तो एक स्पेसिफिक इंटरवल में बात करेंगे। तो x1 x2 इंटरवल में जो थर्ड वाला फिगर है वो कुछ दूर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज करने लगा, तो इसका मतलब वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है इन इंटरवल x1 से x2। बाकी कर्व जो है, अच्छा इसमें x1 x2 यहाँ नहीं होगा, कहीं भी मान सकते हो तुम x1 x2। ठीक है, x1 थोड़ा पीछे मान लो तो ज्यादा समझ में आएगा। x1 यहाँ बोल दिया, x2 यहाँ बोल दिया। ठीक है, तो दोनों का ये तीनों कर्व में क्या क्या खासियत है देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट करके लिख लिया, अ फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing
इन इंटरवल x1 टू इन इंटरवल x1 से लेके x2, ठीक है। इफ फॉर एनी x1 से लेके x2 नहीं यार, इन एनी इंटरवल, ऐसा लिख लो, इन एनी इंटरवल x1 x2 उस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, मतलब इंटरवल जो भी कर्व दिख रहा है ना, वो पूरा ही इंटरवल है, जहां से जहां तक बना हुआ है कर्व, ठीक है, वो पूरा का पूरा हमारा इंटरवल है। उसमें x1 x2 दो नंबर है, कहने का मतलब a function f(x) is said to be strictly increasing in any interval if for any, अब एनी इंटरवल आई बोल दिया, नाम दे दिया उसको ताकि आगे दिक्कत ना हो। इफ फॉर एनी x1 x2 belongs to I interval I, x2 is greater than x1 implies f of x2 is greater than f of x1, ठीक है, ये हमने बोला। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो कि x1 x2, हाँ हम ये बोल रहे थे कोई इंटरवल आई है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है, जितना भी कर्व बना हुआ है वो आई इंटरवल है। तो आई इंटरवल में अगर दो नंबर लेते हैं हम अपने मन से x1 x2, ठीक है, तो अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी बड़ा होगा fx1 से, यानी कि fx2 बेसिकली क्या हो गया, y2 हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट x2 कह सकते हो ना। जब x की वैल्यू x2 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट, इसी को तो y2 बोलेंगे ना, तो y2 बड़ा हो y1 से, कहने का मतलब अगर x2 बड़ा है x1 से तो y2 बड़ा हो y1 से, ठीक है। तो ऐसा जब भी हो रहा होगा तो कर्व क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें कोई बोले कि ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो जब भी ग्राफ बढ़ता जा रहा होगा, और ये मान लो x कहीं भी y एक्सिस मान लिया, चलो ये y एक्सिस मान लिया और ये x एक्सिस मान लिया, सपोज यहाँ पे x1 है, सपोज यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, f ऑफ x1 आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, f ऑफ x2 आ रहा होगा। तो x2 बड़ा है x1 से, वो तो डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर x2 बड़ा है x1 से तो दिख रहा है कि fx2 बड़ा होगा fx1 से, इंक्रीजिंग कर्व में, सही है, डायग्राम से दिख रहा है अपने को। तो इंक्रीजिंग कर्व में अगर x2 बड़ा होगा x1 से तो fx2 बड़ा होगा fx1 से, ठीक है। ये इंक्रीजिंग कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कहानी हो गया। और सिर्फ इंक्रीजिंग में क्या खासियत होती है, इसमें सेकंड पॉइंट करके लिख लिया, सेकंड पॉइंट करके क्या लिख लिया, x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f of x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x1। तो उस केस में क्या बोलेंगे, अगर ऐसा हो रहा होगा तो फंक्शन इज सेट टू बी, सब कहानी वही लिख लो पॉइंट 1 वाला, और लिख लोगे इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व बोलना है या fx कैसा है वो बोलना है, सिर्फ इंक्रीजिंग के बारे में सिर्फ इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहे हैं। कब, सेकंड वाले पॉइंट पे, जब x2 x1 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि देख लो बेसिकली ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो मान लो कि ये पूरा इंटरवल है, सपोज ये कर्व मान लो आई इंटरवल में बना हुआ है ना, ये कर्व जो है वो आई इंटरवल में बना हुआ है, और आई इंटरवल में कोई भी दो नंबर ले लो x1 और x2, और ऐसा लो कि x2 बड़ा हो x1 छोटा हो, ठीक है, ऐसा नंबर लेना है। तो मान लो कि कोई x2 यहाँ पे लिया और x1 मान लो यहाँ पे लिया, ठीक है। तो अपने को क्या दिख रहा है कि f ऑफ x2, ये मान लो y एक्सिस है सपोज, तो अपने को क्या दिख रहा है, f ऑफ x2 यहाँ दिख रहा है, f ऑफ x1 यहाँ दिख रहा है, हेलो, f ऑफ x2 वहां दिख रहा है, f ऑफ x1 यहाँ दिख रहा है। तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, हेलो, है ना। अगर x2 x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 बड़ा है f ऑफ x1 से, बराबर तो नहीं है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये बराबर भी हो सकता है कब, जब मान लो हमने ऐसा कुछ कर लिया उस इंटरवल आई में, ध्यान सुनना, उस इंटरवल आई में अगर हमने कोई दो नंबर ले लिया x1 x2, और वो कौन सा दो नंबर ले लिए, सपोज यहाँ x1 x2 ले लिए,
ये x1 ले लिए, ये x2 ले लिए, तो f of x1 भी यही होगा, f of x2 भी यही होगा, f of x1 भी यही होगा और यही f of x2 भी होगा। तो f of x1 बराबर f of x2 होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर जिस इंटरवल में कर्व फ्लैट था, हॉरिजॉन्टल था, तो अगर उसी में x1 x2 दोनों नंबर ले लेंगे तो x2 बड़ा है x1 से, दिख रहा है x2 बड़ा है, बट fx1 बराबर fx2 आ गया। तो इसका मतलब जब इक्वालिटी भी होल्ड करता रहता है तो fx सिर्फ इंक्रीजिंग कर्व कहलाएगा। ठीक है, ये जान लिया हमने। और सेम तरीके से डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हैं हम लोग कहानी, तो इसको लिख लो पहले। वैसे ही फिर से 3 डायग्राम बना लो। फिर से ये एक्स एक्सिस है और ग्राफ मान लिया ऐसा बन रहा है, ऐसा भी क्यों, चलो ग्राफ जो है वो ऐसा बन रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व। ठीक है, वैसे ही एक और डायग्राम बना लिया, यहां से ऐसे आया, फिर फ्लैट हो गया ग्राफ, फिर ऐसे आया, तो इसको बोलेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग कर्व, इसका नाम होगा सिर्फ डिक्रीजिंग कर्व। और मान लो ऐसा है कहानी, ऐसा है व्हाटएवर, कैसा भी है उससे क्या मतलब है। ठीक है, मान लो ऐसा है या फिर ऐसा है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस में क्या हो ये क्या हो जाएगा, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन इंटरवल आई, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे मान लो x2 बड़ा ले लिए, इस इंटरवल i में x2 एक नंबर ले लिए, x1 नंबर ले लिए, तो x2 बड़ा है x1 से, डायग्राम से दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो इफ x2, थर्ड पॉइंट करके लिख लो, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 implies, अगर x2 x1 से बड़ा होगा तो इसमें मान लो y एक्सिस ये है सपोज, तो मुझे दिख रहा होगा f of x2 ये आ जाएगा, f of x1 ये आ जाएगा, आएगा ना, तो f of x2 छोटा हो जाएगा, f of x1 बड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ बात? तो इसका मतलब कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 लेस देन f of x1 हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो इसका मतलब कि कर्व क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आ रहा है बात? वैसे ही सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए अगर बोला जाए तो इफ x2 is greater than x1 implies f of x2 less than equals to f of x1। तो लेस देन इक्वल्स टू इस इंटरवल i में, यानी यहां से लेके यहां तक में, इस इंटरवल i में अगर x1 x2 दोनों नंबर इसी फ्लैट वाले पोर्शन से ले लें तो f of x1 f of x2 बराबर आ सकता है ना। तो इसका मतलब कि f of x1 f of x2 अगर बराबर आए तो मतलब इक्वालिटी अगर लग जाएगा तो हम सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, देन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देन fx इज डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे बोल सकते हैं। ये जो चारों पॉइंट लिखे उसमें एक नोट करके पॉइंट लिख लिया, इन ऑल आवर 4 केसेस, इन ऑल आवर 4 केसेस, 1 2 3 4 करके पॉइंट लिखे ना, चारों पॉइंट, उन चारों पॉइंट के लिए बोल रहे हैं। इन ऑल आवर 4 केसेस फंक्शन need not to be continuous and differentiable। तो अपने से दिमाग में मत डाल लेना, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, है ना, मतलब ब्रेक भी है, मान लो डिसकंटिन्यूअस भी है तो भी चलेगा। यानी कि हमने डायग्राम बना के दिखाया तो ऐसा नहीं कि यही दिमाग में बैठ जाए, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ब्रेक ब्रेक करके ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग नहीं होता है या इंक्रीजिंग नहीं होता है। जैसे तुमसे कोई पूछे
कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा है, y इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शन आ गया, पांचों में से कौन सा सही है? तुम ध्यान से देखो, इसका ग्राफ ऐसा होता है क्या? ये तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, नॉन डिफरेंशिएबल भी है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है समझ बात, सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस भी, नॉन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस कर्व भी इंक्रीजिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मान लो x2, हमने डेफिनेशन क्या बोला कि कब हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं किसी भी चीज को, हम इस इंटरवल में, मतलब उस जब जहां भी कर्व बना हुआ है उसमें 2 नंबर ले लो, एक नंबर ले लो x2 और एक नंबर ले लो x1, ठीक है। f ऑफ x1 क्या आएगा, मतलब ये f ऑफ x1 आ जाएगा और ये आ जाएगा f ऑफ x2, ठीक है। तो अपने को दिखा कि अगर x2 बड़ा होगा x1 से, ठीक है, तो f ऑफ x2 भी बड़ा होगा f ऑफ x1 से, लेकिन बराबर भी आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो x1 x2 एक ही जगह ले लिए, यहाँ x2 ले लेते हैं तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 आ जाता, तो इक्वलिटी भी लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या दिखा कि if x2 is greater than x1 then f of x2 is greater than equals to f of x1 आ गया। तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे ना, हेलो, इसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हैं, आ रहा है समझ बात, है ना। हाँ, तो इसका मतलब कि अपने मन से नहीं दिमाग बिठा, जैसे बहुत सारे लोग बिठा लेता है कि कंटिन्यूस होगा तब ना हम बोलेंगे कि मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक कर्व कोई भी हो सकता है, टूटा हुआ कर्व भी मोनोटोनिक होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस कर्व भी मोनोटोनिक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा लिया, इन ऑल ओवर 4 केसेस फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो अपने मन से ये चीज नहीं दिमाग में डालना है, जो डेफिनेशन लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये तो पूरा इंटरवल में बातचीत हो गया, क्योंकि पूरे इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे पता करना हो तो, ठीक है, अगर अपने किसी पॉइंट पे पता करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो कैसे पता करेंगे? सिर्फ एक पॉइंट पे पता करना हो, ठीक है। तो जैसे मान लो लिख ही लेते हैं, वर्ड्स में लिख लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग at point x is equals to x1 if for some h greater than 0, if for some h greater than 0 it is increasing in interval x1 minus h से लेकर के x1 plus h, ठीक है। मतलब ये तो कहानी है फालतू का। कहानी क्या बोल रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये पता करना है। जैसे मान लो ऐसा कोई फोटो बना हुआ है सपोज, और तुमसे अगर पूछे कि x1 पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, x इक्वल्स टू x1 पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमने एक h ले लिया ग्रेटर देन 0, ठीक है। h एक नंबर ले लिया 0 से जस्ट बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। तो x1 यानी h यानी कि बहुत छोटा नंबर है, 0 के आसपास का नंबर है, समझ लो बात को। h क्या है? 0 के आसपास का नंबर है, यानी h 0 को जा रहा है, कहने का मतलब 0 प्लस को जा रहा है h, ठीक है। h जो है वो 0 प्लस को जा रहा है, तो h अगर 0 प्लस को जा रहा है तो x1 का जस्ट नेबरिंग पॉइंट, मतलब x1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या आएगा? x1 प्लस h आएगा, ठीक है। x1 से जस्ट छोटा नंबर क्या आ जाएगा? x1 माइनस h आएगा, आएगा ना। तो इस इंटरवल में अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे कि पॉइंट x1 पे कर्व इंक्रीजिंग है, कहने का मतलब ये हो गया। यानी इन शॉर्ट कहने का सिंपल सा मतलब ये है ना, इन शॉर्ट कहने का मतलब यही हो गया कि उसके x1 के आसपास इंक्रीजिंग हो, पड़ोस में इंक्रीजिंग हो, समझ रहा बात। x1 यानी कि x1 का जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है ना, या यूं कहो कि इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको लिमिट के भाषा में बोले तो लिमिट x टेंडिंग टू x1 प्लस
x1 प्लस समझते हो ना, या फिर x1 प्लस प्लस छोड़ो, लिमिट छोड़ो, ऐसे लिख लिया f ऑफ x1 प्लस, ठीक है। f ऑफ x1 प्लस अगर बड़ा हो जाएगा f ऑफ x1 माइनस से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x1 पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। समझ में आया बात? हेलो, आया क्या? यानी f ऑफ x1 प्लस मतलब क्या, जैसे f ऑफ 2 प्लस, x1 के लिए 2 ले लेता हूँ, तो f ऑफ 2 प्लस अगर बड़ा होगा f ऑफ 2 माइनस से, तो हम बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर कोई पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो हम ऐसे सोच सकते हैं। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लियोगे सब, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में, है ना। मेथड डिफरेंशिएशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if function is differentiable then it will be increasing in interval I, it will be increasing in interval I if f dash x is greater than equals to 0 for all x belongs to interval I। आया समझ बात? हेलो, क्या बोले, ये पहले भी यूज करते थे ना कि एफ डैश अगर पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, यानी कि डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव आ गया, 0 या 0 से बड़ा आ गया, तो हम क्या बोलते थे कि फंक्शन जो वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। और क्लियरली बात, वो बात क्लियरली दिख भी रहा है। कैसे दिख रहा है देख लो। जैसे मान लो कोई इंक्रीजिंग ग्राफ बना लो, कैसा भी इंक्रीजिंग ग्राफ बना लो, कैसे बना लो, तुम्हें जैसी मर्जी, कैसा भी इंक्रीजिंग ग्राफ बना लो, ऐसा कुछ हमने कोई सा भी एक इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा बना लिया। इस इंक्रीजिंग ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसके किस एफ डैश एक्स, ये इंटरवल I1 है, इंटरवल आई मतलब सॉरी इंटरवल आई में ये कर्व बना हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है उसको इंटरवल आई बोल दिया, ठीक है। उस इंटरवल आई में उस इंटरवल आई में हर पॉइंट पे अगर एफ डैश की वैल्यू चेक करें, यहाँ पे मान लो एफ डैश की वैल्यू चेक किए, एफ डैश मतलब क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आएगा, है ना। यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, हर जगह टेंजेंट बनाओ, तो जहाँ जहाँ तुमको मन है वहां टेंजेंट बनाओ। यहाँ भी टेंजेंट बनाओगे तो चलो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। तो हम जितने भी टेंजेंट बनाए, देख पा रहे हो बात को, वो सब के सब जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। ऐसा कोई दिखा जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो? हेलो, ऐसा कोई दिखा क्या? इंक्रीजिंग कर्व तो सही होगा, तो ऐसा कोई भी टेंजेंट दिखा जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो? एक्सिस नहीं, सबके सब एक्यूट एंगल बना रहा है। ये वाला भी एक्यूट एंगल बना रहा है, ये वाला भी, ग्रीन वाला जो ये यहाँ पे बना है वो भी एक्यूट एंगल ही बना रहा है। सब के सब सारे के सारे टेंजेंट क्या बना रहे हैं? एक्यूट एंगल ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर एंगल एक्यूट हो गया तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और tan थीटा अगर पॉजिटिव आ गया तो dx क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि f डैश x क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो f डैश x हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा? 0 के बराबर कब हो सकता है? जब ऐसा ऐसा कर्व हो रहा, जब सिनेरियो इस तरह का हो, तो हो सकता है कि dx इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, तो dx 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या कर्व इस तरह से हो, ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू यहाँ पे मान लो ये टेंजेंट आ जाता, ऐसा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ जाता, ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग कर्व है। तो यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में बात? यानी कि डेरिवेटिव ये हम लोग यूज भी किए, याद आ रहा होगा, बहुत जगह यूज किए, रेंज निकालने के लिए यूज किए थे फंक्शन चैप्टर में, याद आ रहा होगा, ठीक है। हमने फंक्शन चैप्टर में रेंज निकालने के लिए यूज किया था इसको। तो इसका मतलब कि इफ डिवाइड बाय dx या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जैसे इंटरवल i जो है वो मान लो 2 से 3 है, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 से 3, अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इंक्रीजिंग उस इंटरवल में, ठीक है। डिक्रीजिंग लिखने की जरूरत है क्या?
है ना। डिक्रीजिंग में सब कहानी सेम लिखना है ना, लास्ट में लिख देना एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल आई। एक्स बिलोंग्स टू आई मतलब इंटीजर नहीं है, इंटीजर से कंफ्यूज मत होना, इंटरवल आई है, इंटरवल का नाम आई दे दिए है ना, जैसे x1 से लेकर x2 ऐसा बोलते हो ना, वही चीज हो गया, कोई इंटरवल आई है। तो अगर पूरे इंटरवल आई में अगर डेरिवेटिव एफ डैश की वैल्यू छोटी हो, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग की जगह पर डिक्रीजिंग लिख लो उसी लाइन में, सब कहानी सेम लिखना, सब कुछ जैसे चल रहा है ना। एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन पे लेस देन कर दो बस, तो ये दोनों जगह चेंज आएगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्टली सेम कहानी चलेगी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। ठीक है, लिख लिया हो गया, दोनों पॉइंट लिख लो। 2 मिनट से लिख दो। ठीक है, ये सब लिख लिया हो गया, तो अब हम एक तो लिख लो इसको, उसके बाद डिस्कस करते हैं। दो कर्व है, ये मान लो कर्व 1 है, ये मान लिया कर्व 2 है सपोज। तो पहला वाला कर्व में मान लो, पहला वाला कर्व में 2 पॉइंट आ रहा है अपने को, पहला कर्व क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब टाइप का, ये जो चीज बना हुआ है क्या, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व देखे थे ना, ऐसा आता था। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब क्या होता था, उसमें जो डेरिवेटिव होता था सिर्फ एक पॉइंट पे जो होता था, ऐसा ना कि ऊपर लंबा था, सिर्फ एक ही पॉइंट में जीरो हो रहा है और एक इंटरवल में जीरो नहीं हो रहा है ना। तो मुझे बताना कि मान लो इसको क्या बोल दिए, ये x इज इक्वल्स टू m और x इज इक्वल्स टू n ऐसा बोल दिया सपोज। तो x इज इक्वल्स टू m पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है, x इज इक्वल्स टू n पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, ठीक है। और इसमें हमने देखा इसमें कोई मान लो x इज इक्वल्स टू p बोल दो और x इज इक्वल्स टू q बोल दो, ठीक है। तो इसमें जो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है वो x इक्वल्स टू p से लेके x इक्वल्स टू q तक आ रहा है, तो एक इंटरवल में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना। टेंजेंट यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड वाले कर्व में f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p टू q, बोल सकते हैं क्या, हेलो यहाँ जगह नहीं है ऐसे लिख लिया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p टू q। तो एक इंटरवल में क्या आ रहा है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है, हेलो कह सकते हैं ना कि एक इंटरवल में, ध्यान सुनना, एक इंटरवल में डेरिवेटिव 0 आ रहा है, ठीक है। जबकि इसमें क्या बोलेंगे कि f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल क्या, f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर x इज इक्वल्स टू m एंड x इज इक्वल्स टू n। तो x इज इक्वल्स टू m और x इज इक्वल्स टू n सिर्फ दो पॉइंट पे, दो डिस्क्रीट पॉइंट पे f डैश x 0 आ रहा है ना। वैसे तो f डैश x हमेशा बड़ा ही है, तो दो डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 आ रहा है। और सेकंड वाले कर्व में क्या है, f डैश x जो है वो एक इंटरवल pq इंटरवल में 0 आ रहा है और pq इंटरवल के बाहर f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, समझ में आ रहा है बात, है ना। तो इसका मतलब कि दोनों ही सिचुएशन में हम ये बात बोल सकते हैं कि ओवरऑल अल्फा से लेकर बीटा के बीच में जो f डैश x होगा, दोनों ही सिचुएशन में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। दोनों केस में नहीं बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, हेलो। हम दोनों केस में क्या बोल सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू अल्फा टू बीटा, दोनों कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो यानी कि f डैश x जो है वो अल्फा से बीटा इंटरवल में f डैश x या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट कर्व 2 में 0 के बराबर एक इंटरवल में आ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं आया, है ना, 2 पॉइंट पे आ गया, तो 0 के बराबर एक इंटरवल में आ गया। 2 पॉइंट पे
एक इंटरवल में हजारों करोड़ों अरबों पॉइंट्स होते हैं, उन हजारों करोड़ों अरबों पॉइंट्स पे आया, है ना। और जबकि कर्व 1 में क्या आया, फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट पे आया। तो डिस्क्रीट पॉइंट और इंटरवल में फर्क होता है। डिस्क्रीट पॉइंट मतलब क्या हो गया, 2, 3, 4, 5 ये सब, और इंटरवल क्या हो गया, 2 से लेके 3। तो 2 से लेके 3 के बीच में जितने भी हजारों करोड़ नंबर है, उन सारे एक्स की वैल्यूज के लिए टेंजेंट क्या हॉरिजॉन्टल आ गया। समझ आ रहा बात, आ रहा ना। तो इसका मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है कि एफ डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि सिर्फ इंक्रीजिंग भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। हेलो, आ रहा समझ बात। अगर क्योंकि देखो कर्व 1 क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, Yes. कर्व 1 को क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, थोड़ी ना ये कभी घट रहा है, घट तो कभी नहीं रहा है, ऑफ कोर्स बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं कांस्टेंट भी नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि डेरिवेटिव 0 आया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मतलब डेरिवेटिव 0 आया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एक इंटरवल में 0 नहीं आया है डेरिवेटिव। तो इसका मतलब कि ग्राफ कांस्टेंट नहीं हुआ है, ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है, ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है, रुका नहीं है ग्राफ ऊपर जाना। जबकि सेकंड वाले कर्व में क्या, ग्राफ ऊपर जाना रुक गया, मतलब फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब सेम वैल्यू काफी दूर तक चला, फिर उसके बाद फिर से बढ़ने लगा, है ना। तो यानी कि कर्व 2 को सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, कर्व 2 को क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, जबकि कर्व 1 को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। आ रहा समझ बात। तो हमने ये बोला कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और तुम्हें पहचानना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि सिर्फ इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो तुम चेक करो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एक इंटरवल में 0 आ रहा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि वो कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू एक इंटरवल में 0 आएगा, है ना, और वैसे हमेशा बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 0 के बराबर कब आया, तो एक इंटरवल में आया, तो इसका मतलब वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। आया समझ में बात, है ना। उसको पॉइंट बना के लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम ये चीज जो बताया उसको हम लिख लेते हैं। इसका डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम बना लो, उसको लिख लेते हैं उसी बात को। डायग्राम बना लिए क्या, आगे बढ़े। हेलो, मुझे अभी भी एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर लेकिन यहाँ पे तो स्लोप 0 है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है सर कर्व 1 से। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि ग्राफ हमेशा ऊपर जाता रहे, रुके नहीं, ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहे, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। तो ऊपर की तरफ बढ़ने के क्रम में एक बार उसका डेरिवेटिव 0 आया, बट पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आया, पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे आया, ठीक है। ओके सर। समझ रहे बात को, एक इंटरवल में नहीं आया, यानी कि कर्व फ्लैट नहीं हुआ है कहीं, कर्व जो है वो कहीं फ्लैट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक सेम चला, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। बस पर्टिकुलरली ऐसे 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 चलते चला गया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा, मतलब एक पॉइंट पे सिर्फ जो है डेरिवेटिव 0 आया। इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि ग्राफ जो है वो चलना, ऊपर जाना बंद हो गया, ग्राफ ऊपर जाना बंद नहीं हुआ, ग्राफ ऊपर जा रहा है कंटिन्यू। जबकि सेकंड वाले कर्व में क्या, ग्राफ ऊपर जाना बंद हुआ है कुछ देर के लिए, कुछ दूर के लिए ग्राफ ऊपर जाना बंद हुआ है, जबकि फर्स्ट में ग्राफ ऊपर जाना बंद नहीं हुआ है, इसलिए कर्व 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और कर्व 2 जो है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझा समझा सर। ठीक है ना। हम उसको पॉइंट बना के लिखवाए थे, हर की हो, सब चीज तो लिखवाते ही है ना, हड़बड़ाना नहीं है, लिख लेते हैं। तो इस पे इसी बात को एक पॉइंट बना के लिख लेंगे हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी बात को एक पॉइंट बना के लिख लो। कैसे लिख लिया, लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो जो भी लिखना है। लेट एफ एक्स
is a differentiable function, then it will be strictly increasing. Then it will be strictly increasing in interval I. Then it will be strictly increasing in interval I if f dash x is greater than equals to 0 and points corresponding to f dash x equals to 0 should not, and the points corresponding to f dash x equals to 0 should not form an interval. Should not form an interval. जैसे मान लो अगर हम बोले कि f dash 0 है, 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, इन 4 पॉइंट पे 0 हो रहा है f dash x, तो क्या ये चारों नंबर मिलके क्या एक इंटरवल बना रहा है? क्या नहीं बना रहा है ना, है ना। अगर हम बोले कि f dash x 0 हो रहा है 1 से लेके 2 के बीच में सारे नंबर्स पे, तो एक इंटरवल बना रहा है। क्या समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब कि if f dash x is 0 and points corresponding to f dash x equals to 0 should not form an interval. Should not form an interval. That is, इसको other words में लिख लिया, that is they are discrete point. That is they are discrete point. ठीक है, बस वही बात लिख लिए सर। तो पीरियोडिकली अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया तो भी चल जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल सही है, पीरियोडिकली हो सकता है, बिल्कुल सही बात बोल दिए। जैसे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे इनफाइनाइट तक, है ना, होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलना चाह रहे हो ना तुम? पीरियोडिकली बस 1 पे एक बार डेरिवेटिव 0 आया, फिर यहाँ से कहानी सेम चला, फिर एक बार 2 पे डेरिवेटिव 0 आया, फिर 2 से 3 तक सेम चला, फिर एक बार 3 पे डेरिवेटिव 0 आया, फिर 4 पे डेरिवेटिव 0 आया, सिर्फ 4 पे डेरिवेटिव 0 आया, 4 प्लस पे डेरिवेटिव 0 नहीं आया, 4 माइनस पे डेरिवेटिव 0 नहीं आया। समझ बात? उसके आगे उसके नेबरिंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा है। अगर उसके नेबरिंग पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 आता तब तो इंटरवल बन जाता ना। अगर 4 और 4 के जस्ट आगे भी सेम स्लोप और 4 के जस्ट पीछे भी सेम स्लोप, तब तो एक इंटरवल बन जाएगा, तब तो एक इंटरवल में 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसका मतलब कि डिस्क्रीट पॉइंट्स पे अगर 0 आ गया, है ना, तुम डायग्राम से याद रखो, चीजें एकदम क्लियर कट समझाया हुआ है ना, इसमें एकदम क्लियर कट दिख रहा है। अगर इस तरह का डायग्राम रहे, कर्व 1 टाइप का डायग्राम रहे, तो उसमें अपने को f dash x 0 तो आ रहा है ना, लेकिन तब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि f dash x 0 आ रहा है डिस्क्रीट पॉइंट पे। कर्व 2 देख लो, कर्व 2 में f dash x 0 तो आ रहा है ना, तो f dash 0 आ रहा है तो एक इंटरवल में आ गया, इंटरवल में आ गया तो मतलब कर्व कुछ दूर चलना रुक गया, मतलब कुछ दूर ऊपर उठना रुक गया। ठीक है, यानी कि कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है। ओवर एक्सप्लेनेशन हो गया यार, ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। और इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, वरना छोड़ दो। समझ में आया सर, आ गया ना? यस सर। नहीं, लोगों को डाउट एक्चुअली सब इसका क्वेश्चन बनाने से कोई लेना ज्यादा नहीं है खास, है ना, ज्यादा खास क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी इसको अगर नहीं भी पता रहेगा तो। लेकिन एक फील नहीं आता है, मतलब लोग को जो लगता है, लोग को ऐसा दिमाग में बैठ जाता है कि f dash x ग्रेटर देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो बात सही है। अगर f dash x कभी 0 के बराबर आ ही ना, ध्यान सुनना, अगर f dash x कभी 0 के बराबर आ ही ना, हमेशा 0 से बढ़ा ही रहे, तो लगातार ग्राफ बढ़ ही रहा है, मतलब ऐसा सीन भी नहीं आ रहा है, इसके जैसा सीन भी नहीं आ रहा है, इसके जैसा सीन भी नहीं आ रहा है, ना इसके जैसा ना इसके जैसा सीन आ रहा है, तो वो लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ है ना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर f dash 0 से बड़ा होगा किसी इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि f dash x 0 डिस्क्रीट पॉइंट पे है। समझ में आ रहा है बात? ये हम बताना चाह रहे थे। f dash x अगर 0 से बढ़ा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट अगर f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, अगर f dash x इक्वल टू 0
डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा हो, यानी कि डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे आ रहा हो, सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पे आ रहा हो, एक इंटरवल में जो नहीं आ रहा हो, तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, तो दिमाग में ही नहीं बिठाना है, जो दिमाग में गलत बैठ जाता है लोगों के, वो ये बैठ जाता है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, जरूरी नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात, है ना? अब तो आ ही गया होगा, ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। खत्म, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही समझ ही गए होगे, है ना? इसी का कॉन्ट्ररी वो वाला पॉइंट लिख सकते हो, डिक्रीजिंग वाला, है ना? कि अगर एफ डैश एक्स, सेम कहानी, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, ध्यान सुनना, तो गिरता हुआ कर्व भी तो आ सकता है ना इस तरह का, सिर्फ डिस्क्रीट में एक्चुअली लग रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है डायग्राम, देख के लग रहा हो कि इस तरह से हो रहा है, मान लो। तो देख रहे हैं कि डिस्क्रीट पॉइंट पे मान लो x इक्वल्स टू m और x इक्वल्स टू n, वैसे तो ये ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है, वैसे तो ये ग्राफ डिक्रीज ही कर रहा है, बट x इक्वल्स टू m और x इक्वल्स टू n पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है। अदरवाइज टेंजेंट क्या रहा है, डिक्रीजिंग कर्व पे टेंजेंट हमेशा क्या आ रहा है, देख लो, कहीं भी टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है, तो यानी कि dy by dx क्या नेगेटिव आ रहा है, समझ रहा है? तो dy by dx नेगेटिव हमेशा नेगेटिव है, बट कुछ डिस्क्रीट पॉइंट पे जीरो के बराबर भी आ रहा है ना? तो इसका मतलब कि ये चीज जो है, देखो अगर एफ डैश एक्स सिर्फ नेगेटिव है, अगर एफ डैश एक्स सिर्फ जीरो से छोटा आ रहा है, इसका मतलब डायग्राम कैसा बन रहा होगा, डायग्राम ऐसा होगा, लगातार नीचे आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ जो है वो स्मूथली नीचे आ रहा है, एकदम आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, बीच में जीरो का नाम निशान नहीं आया, तो ऐसे घटते जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स लेस देन जीरो अगर आ गया तो पक्का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इसमें तो सोचना है ही नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पक्का होगा। बट अगर एफ डैश लेस देन इक्वल जीरो आ गया तो भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, तब दोनों हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है ना, या फिर या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग भी हो सकता है। समझे बात को? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब डिस्क्रीट पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब जब एक इंटरवल में जीरो है। समझ में आ रहा है बात? हेलो, आ ही गया होगा। वैसे इतना पूछता नहीं है क्वेश्चन, जो तुमको पूछा जाएगा ना उसमें इतना नहीं पूछेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, ये सब कुछ नहीं बोलेगा, सीधे बोलेगा कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है ना? तो इस तरह का तामझाम आएगा ही नहीं, क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख ही लियोगे, लिख लो। लिख लिया सर। नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ा जाए, और नेक्स्ट कहानी में एक टर्म आएगा इंटरवल ऑफ इंक्रीज, तो IOI से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, ठीक है, IOI, यानी कि वो इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंटरवल ऑफ डिक्रीज, IOD, इसको बोलेंगे इंटरवल ऑफ डिक्रीज, मतलब वो इंटरवल जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख दिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज या इंटरवल ऑफ डिक्रीज, है ना? अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो IOD निकालो, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो IOI निकालो, फॉर fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ln x। ठीक है, सही बात है। तो फंक्शन समझ में आ गया अपने को, इसको बोल दो पार्ट वन, उसी क्वेश्चन का पार्ट वन। fx क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ln x दिया हुआ है, करते हैं इसको। तो क्या कर लोगे, fx के एक्स स्क्वायर माइनस ln x दिया हुआ है, इसका डोमेन बता सकते हैं क्या, डोमेन ऑफ f, तो लॉग के कारण क्या आ जाएगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r प्लस आ जाएगा। r प्लस मतलब क्या, जीरो ओपन से लेकर इन्फिनिटी, तो डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो ओपन से लेकर के इन्फिनिटी।
ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स के लिए कितने आ जाएगा, डिफरेंशिएट किया तो 2x माइनस ln x का डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो आया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग आया, मतलब निगेटिव आया, तो उस इंटरवल में क्या है, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, कहने का मतलब। तो अपने को इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल डिक्रीज निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, या फिर पहले इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे में से 2 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 1/2 बन जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं x माइनस 1/√2 इंटू x प्लस 1/√2 डिवाइड बाई x माइनस 0। तो एक नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन पे 0 है, माइनस 1/√2 है और 1/√2 है। 0 है, माइनस 1/√2 है, 1/√2 है। और एफ डैश एक्स अगर तुम्हें कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है एफ डैश एक्स का साइन, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता था, ऐसा करते थे हम लोग, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस 0। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस पूरे का साइन कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है करना आता है अपने को, आता है ना। तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इधर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या। हेलो, ये प्लस माइनस किसका साइन है, दिस इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का साइन है। जो टेंजेंट का स्लोप है उसका वो है, टेंजेंट का स्लोप का साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेटिव का साइन है। ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन है। तो देखो अब अपने को पता है कि एक्स तो निगेटिव हो नहीं सकता है पीछे, तो डोमेन क्या 0 से बड़ा ही है, तो पीछे लिखने की जरूरत है ही नहीं लिखेंगे, सारा काम इधर ही चलेगा। तो इसका मतलब कि अपने को क्या दिखा कि अगर एक्स की वैल्यू 1/√2 से बड़ा लेंगे, एक्स की वैल्यू 1/√2 से बड़ा लेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके इन्फिनिटी। सही है, और सही बात है। वैसे अगर पूछा जाए कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/√2, सही है क्या, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1 यानी कि इस इंटरवल ये क्या आ गया, 1/√2 से लेकर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और ये क्या आ जाएगा, इंटरवल ऑफ डिक्रीज। हेलो, समझ में आ रहा है बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ग्राफ जो है इसका 0 पे कुछ भी ले रहा होगा, 0 पे क्या वैल्यू ले रहा है देख लो, 0 पे 0 ले रहा है क्या, 0 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी और घटेगा, कहाँ जाएगा, एक मिनट। 0 पे वैल्यू, 0 प्लस पे वैल्यू क्या लेगा, तो लिमिट निकालना पड़ेगा, 0 प्लस पे 0 प्लस इन्फिनिटी वैल्यू लेगा, सही है। तो 0 प्लस पे इसका ग्राफ अगर तुम सोचो मन में, तो 0 प्लस पे x² माइनस प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा होगा, है ना। 0 प्लस पे मान लो ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी से घटते 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 ग्राफ घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, घटते 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 1/√2 पे जब x की वैल्यू 1/√2 आई होगी तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ गया होगा, तो टेंजेंट क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया होगा। फिर उसके बाद ग्राफ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर उसके बाद ग्राफ बढ़ते ही चला जाएगा इन्फिनिटी तक। आ रहा है समझ बात, हेलो, है ना। तो इसका मतलब कि यस। पहले, हाँ, 0 से लेकर 1/√2 तक ग्राफ घटा, डिक्रीज किया, और 1/√2 से इन्फिनिटी तक ग्राफ इंक्रीज किया। ठीक है, ये स्टोरी बताना चाह रहा है, ये बात, ये हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल डिक्रीज का कहानी है। ठीक है, समझ में आया होगा बात, इसको लिख लो, ऐसे इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल डिक्रीज निकाल सकते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन
और भी क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा। ये प्लस माइनस क्या है, दिस इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स। और भी जो बचा हुआ कंफ्यूजन है तुम्हारा डिस्क्रीट पॉइंट वाला, वो भी क्लियर हो जाएगा एक एग्जांपल लेंगे तो। हो उसमें गया सर कैसा वो साइन, क्लियर, समझ लिया। उसमें क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव भी आएगा, है ना। अगर ये समझ गए होगे, जो डिस्क्रीट पॉइंट वाला कहानी था, ये वाला कहानी जो था ऐसा वाला, बस एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हुआ, फिर अगला किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हुआ, फिर आगे बढ़ते चला गया। तो मान लो सपोज x बराबर m या x बराबर 2 और x बराबर 3, फिर मान लो ऐसा डेरिवेटिव जीरो आया, तो x बराबर 2 और x बराबर 3 पे डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो तुम f डैश x निकालोगे उसका, और उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 2 और 3 आएगी, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 2 और 3 प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे 2 और 3 प्लॉट करोगे तो तुम्हें इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, हर जगह पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हर जगह तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, बट 2 पे जीरो आ रहा है और 3 पे भी जीरो आ रहा है, तो ग्राफ बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, फिर 2 पे जीरो आया होगा, फिर बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, सिर्फ 3 पे जीरो आया होगा, फिर बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ऐसा कहानी चल रहा होगा। आ रहा है समझ में बात, है ना। यस सर, लेकिन एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर पीछे वाले क्वेश्चन में हाँ 1/√2 इंक्लूडेड है सर, वो हाँ वाह, क्यों है सर? हाँ 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 बिल्कुल, ये पूछे नहीं, हम बताए भी नहीं, तो भूल गए थे। अच्छा बात है पूछ लिए तो। हाँ बहुत अच्छा बात बोले। अब देखो इसमें जो है बहुत एम्बिग्यूटी है। अब अब देखो, डेरिवेटिव जो है वैसे कायदे से क्लोज ही लिखना चाहिए। अगर इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल डिक्रीज पूछे तो हम क्लोज ही लिखा करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली 1/√2 पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 1/√2 के पड़ोसी पॉइंट पे देखो, तो पड़ोसी में राइट पड़ोसी लेफ्ट पड़ोसी, 1/√2 का राइट पड़ोसी पे वैल्यू बड़ा है 1/√2 से, तो राइट पड़ोसी को देखकर तो लग रहा है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट पड़ोसी को देख के लग रहा है कि फंक्शन, लेफ्ट पड़ोसी में क्या 1/2 माइनस 1/√2 माइनस पे क्या आएगा। ये तुम्हारा कहना है कि क्लोज आना चाहिए कि ओपन आना चाहिए, है ना। तो अगर सिर्फ इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल डिक्रीज पूछे तो क्लोज लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन है ना, हमने खुद कुछ किताबों में देखा है कि ओपन करके लिखता है, अब कुछ में क्लोज करके लिखता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है, हालांकि ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें जो एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा उसमें इस तरह का प्रॉब्लम करके देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कुछ ना कुछ रहेगा, सही बात। बट इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल डिक्रीज में हम क्लोज ही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि उस पॉइंट पे भी इंक्रीज ही कर रहा है ग्राफ, एग्जैक्टली 1/√2 पे हम बोलेंगे कि फंक्शन ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है ना, और एग्जैक्टली 1/√2 पे डिक्रीज भी कर रहा है। अब तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना। इसीलिए कुछ लोग जो है वो ओपन करके लिख देते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज जाते हैं कि अब देखो एग्जैक्टली 1/2 पे देखो, तो तुम 1/2 को इंटरवल ऑफ इंक्रीज में भी काउंट कर लिए कि 1/2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और एग्जैक्टली डिक्रीज पे भी काउंट कर लिए, है ना। सही बात है, दोनों में काउंट हो गया, तो अभी के लिए याद रख लिया कि दोनों में काउंट करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख ली होगी सब कहानी तो। आगे कहानी लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, उसी में पार्ट 2 कर लिया, उसी क्वेश्चन में पार्ट टू में जो एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है y बराबर एफ एक्स बोलो, चाहे जो भी है, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5। इसमें अपने को इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताना है, तो उसके लिए वही एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 6x² माइनस 9 दूनी 18, 18x प्लस 12, यह जाएगा ना। इसमें से 6 कॉमन निकाल लो तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा फैक्टराइज करना है तो कर लो,
ये आ जाएगा x-2 एंड x-1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सही है। एफ डैश इसको 0 से इक्वेट कर दो तो पता चलेगा कहाँ का 0 आएगा। तो दिख गया कि एफ डैश कहाँ 0 आएगा, 1 पे और 2 पे 0 आएगा। ठीक है, तो एफ डैश का जो साइन है वो 1 पे 0 और 2 पे 0 आएगा। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर रखोगे तो एफ डैश का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। 2 से बड़ा नंबर रख के एफ डैश का साइन पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव, उससे पहले पॉजिटिव। ठीक है, इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल नंबर में होगा। तो इसका मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, ये अगर इसका ग्राफ बनाने का मन करे तो कैसे बनाएंगे, 1 ले लिया, 2 ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है कि इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है 1 से 2 में और फिर इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। ठीक है, ऐसा कहानी आ रहा है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो जब इसका जो डोमिनेटिंग टर्म है वो एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यानी कि ये ग्राफ ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे ऊपर से चलना स्टार्ट हुआ होगा, है ना, ऊपर चलना स्टार्ट हुआ होगा। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो समझना, ऐसा है कहानी। 1 को थोड़ा यहाँ रख देते हैं। इसका जो इस क्यूबिक का जो ग्राफ बना हुआ कुछ ऐसा बना होगा, ये एक्स एक्सिस है, देख लो एग्जैक्टली 1 पे क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आया होगा, एग्जैक्टली 2 पे क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आया होगा। ठीक है, और ये कर्व जो है वो इस तरह से चल रहा होगा। तो इसका मतलब कि अब तुमको दिखा क्या कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, जैसे से एक्स बढ़ रहा है वैसे वाई बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ में, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, देख पा रहे हो बात को, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से लेके 2 तक ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, 1 से 2 तक ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, देख पा रहे हो बात को। फिर उसके बाद 2 से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ फिर से इंक्रीज कर रहा है, दिख रहा है क्या इंक्रीज होता हुआ, हेलो दिख ही गया होगा इंक्रीज करता हुआ। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा आएगा। तो इससे एक आइडिया मिल गया, क्या आइडिया मिल गया कि इसका एक रूट पक्का 1 और 2 के बीच में होगा। अगर f(1) और f(2) का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो इसका एक रूट पक्का 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रूट पक्का 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा, कब, जब f(1) इंटू f(2) पॉजिटिव आ रहा, नेगेटिव आ रहा होगा, यानी कि f(1) पॉजिटिव आ जाए और f(2) नेगेटिव आ जाए। ठीक है, वरना अपने को तो एग्जैक्टली पता नहीं है, अब हम तो सिर्फ इस हिसाब से यही बोल सकते हैं ना, डेरिवेटिव के हिसाब से कि एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा ये आइडिया नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि एक्स एक्सिस यहाँ हो जाए, है ना, तो सिर्फ एक ही रूट होगा इसका, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये f(1) और f(2) और अलग अलग साइन का आ रहा होगा, f(1) निकाल लो और f(2) निकाल लो, देखो तो अलग अलग साइन का आ रहा है क्या, f(1) निकालो तो कितना आएगा, अपने को सिर्फ साइन से मतलब है, 2 - 9 + 12 + 5, तो ये आई थिंक पॉजिटिव आ रहा है क्या, हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, f(1) पॉजिटिव आ रहा है, f(2) निकाल लो तो 2 × 2 का क्यूब 8 दूनी 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 36 प्लस 24 प्लस 5, तो कितना आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया ना, हेलो देखो तो f(2) भी पॉजिटिव आ गया क्या, f(2) डालेंगे तो 8 8 दूनी 16 पॉजिटिव आ गया ना, हाँ तो इसका मतलब कि 1 और 2 यानी कि कहानी ऐसा है जो एक्सिस नीचे है, इसका मतलब समझ में आया बात, ये वाला एक्सिस सही है, नीचे वाला एक्सिस सही है, यानी कि ग्राफ एक्सिस को कट करने से पहले ही मुड़ गया। तो इस क्यूबिक के 2 रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, एक रियल आ जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, ध्यान सुनना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है ना, मान लो ये अल्फा होगा तो इसका एक ही रूट होगा अल्फा, रियल रूट एक ही होगा अल्फा, है ना, और एक बम्प किसको बोलते हैं, इसको, ये वाला जो शेप था, है ना, वो क्या हो गया, एक्स को कट नहीं किया, ऊपर ही रह गया, ऊपर ही मुड़ गया ग्राफ, यानी कि ग्राफ ऊपर ही मुड़ गया, एक्सिस को कट किए बिना ऊपर ऊपर से ही चला गया मुड़ के, तो ऊपर ऊपर से मुड़ के चला गया, तो उसके कारण 2 रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। इसके 3 रूट्स आने चाहिए थे इस क्यूबिक के, तो 2 इमेजिनरी रूट आएगा और एक रियल रूट आएगा।
हमेशा बोल सकते हैं, बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है। अभी हम आगे बताएंगे, है ना, आगे 1-2 क्लास के बाद थोड़ा सा क्यूबिक के क्वेश्चन जब लेंगे ना, तो उसमें कुछ कुछ है इसका यूजेस, वो सब बताया जाएगा। अभी अपने को फोकस करना है इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालने पे, है ना। तो अभी ग्राफ व्राफ क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कम समझना, ज्यादा समझना, उससे कोई मतलब नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से साफ साफ क्या लिख सकते हो, इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आएगा, फटाफट बोल दो। इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस से लेके इन्फिनिटी। क्लोज वन, क्लोज वन यूनियन क्लोज टू से लेके इन्फिनिटी, ये आ गया हमारा। सॉरी, हाँ, इंटरवल ऑफ इंक्रीज में यूनियन नहीं लिखा जाता, ये भी है। अगर तुमसे कोई पूछा कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताओ, तो यूनियन नहीं लिखना, है ना, वरना गलत हो जाएगा। लिखेंगे एंड, ये करेंगे, फिर एक अलग इंटरवल लिखेंगे एंड। अब मन में सवाल उठा हुआ क्यों, है ना, तो क्यों का जवाब है, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। क्यों का जवाब यही है कि फिर डेफिनेशन गलत हो जाएगा कि x1 मान लो, कैसे बताऊं मैं, बता ही देते हैं चलो। जैसे इसलिए हम एंड करके लिखते हैं, यूनियन करके लिख लेंगे तो फिर गड़बड़ क्या हो जाएगा कि उस इंटरवल आई में से जो डेफिनेशन लिखे थे कि x1 x2 दो नंबर लेना है, ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि x2 बड़ा है। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे x2 ले लो, यहाँ पे x2 ले लो, x2 के करस्पॉन्डिंग y यहाँ पे आ जाएगा, देखो y एक्सिस ये है, तो y यहाँ पे आ जाएगा, y2 यहाँ पे आ जाएगा x2 करस्पॉन्डिंग, और x1 मान लो यहाँ पे ले लिया, x1 मान लो यहाँ पे लिया, ध्यान से देखना, x1 अगर यहाँ पे ले लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, y1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो है तो अच्छा, ये तो इंक्रीज दोनों है, हाँ, हम बोलना जो चाह रहे थे वो शब्द नहीं मिल रहा उसके लिए, मतलब इलॉजिकल हो जाता है, छोड़ो एंड लगाते हैं, ठीक है, हमने बस याद कर लिया एंड लगाते हैं, ठीक है, बाकी दिमाग लगाना है। इंटरवल ऑफ इंक्रीज में यूनियन लगा के नहीं लिखेंगे, इंटरवल एंड लगा के लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके लिख लिया। फिर इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात, हाँ, तो बस ये कहानी। यस सर। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालने आ गया, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। और भी देख लेते हैं, इसका यूजेस बहुत अच्छा यूजेस है, ग्राफ बनाने में काफी हेल्प करेगा तुम्हारा ये सब चीज। लिख लिया क्या? यस। चलो आगे बढ़ते यस। हैं। हाँ, अब मुझे बताओ, ग्राफ दिया हुआ है, मतलब थर्ड पार्ट लिख लिया उसी क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिख लिया कि इस बार जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसकी कहानी बता दो क्या है, ये इंक्रीजिंग, मतलब इसमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज बताना है, तो एफ डैश निकालेंगे एज यूजुअल। एफ डैश निकाला तो पहला वाला कितना जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और एफ डैश को 0 से इक्वेट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स कॉमन ले लो, तो कितना जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मान लो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम देखें, मुझे बताओ इसका पीरियड कितना होगा, हेलो, अगर ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन क्या पीरियोडिक होगा क्या, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक होगा? तो पीरियोडिक हमने बताया था ना, पीरियोडिक कैसे पहचानते थे, अगर f प्लस जी टाइप का चीज दिया हुआ है ना, इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है, तो इस पूरे फंक्शन को h मान लिया, सम फंक्शन को h मान लिया, तो h का पीरियड क्या होता है, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। याद आया क्या कुछ फंक्शन का पढ़ा हुआ? अभी भूल गए, अभी भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत है ना, अभी तो भूलने के लिए पूरा बहुत समय बाकी है, अभी भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का पीरियड कितना होता है, पाई, मतलब साइन स्क्वायर इसका पीरियड कितना होता है पाई, और कॉस का पीरियड कितना होता है 2 पाई, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 पाई, समझ आ रहा है बात, यानी कि 2 पाई लेंथ में जैसा ग्राफ बनेगा वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा,
तो अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में बता दें कि कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, तो उसके आगे भी सेम पैटर्न चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ बात? तो अब इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा 0 से 2 पाई के बीच में? जहां जहां साइन एक्स 0 होगा, समझ रहे बात? जहां जहां साइन एक्स 0 होगा वहां वहां डेरिवेटिव 0 होगा। तो साइन एक्स को 0 से इक्वेट कर दो, तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स कहाँ 0 होगा? एक तो पाई पे 0 होगा, तो कहीं नहीं 0 होगा, है ना। 0 से 2 पाई के बीच में अगर देखा जाए, एग्जैक्टली 0 पे 0 होगा ही, बट अपने को एग्जैक्टली सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में देखना है। हेलो, हाँ, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में पाई पे 0 हो रहा होगा, है ना। तो साइन 0 कब कब होता है? पाई पे 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ 0 हो रहा होगा? अगर हम 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाए तो साइन एक्स बराबर 0 कब हो रहा होगा? एक्स बराबर पाई पे हो रहा होगा, ठीक है। फिर 2 cos x -1 0 कब होगा? यानी कि 2 cos x -1 को लिख सकते हैं हम क्या? cos x = 1/2, ठीक है। cos x 1/2 कब होगा? 0 से लेकर 2 पाई के बीच में cos x 1/2 दो जगह होगा। कहाँ होगा भाई? एक तो यहाँ पे 1/2 कब होता है? आई थिंक 60 डिग्री पे होता है ना। तो π/3 एंगल पे आ रहा होगा, ठीक है। पाई बाई यानी x बराबर π/3 आ रहा होगा एक, और एक इधर इतना चल के गए तो यानी 2 पाई में π/3 घटा दिए, ठीक है। तो 5π/3 पे आ रहा होगा, समझ आ रहा है क्या बात? तो यानी कि x की वैल्यू π/3 एंड 5π/3 दो जगह cos x की वैल्यू 1/2 आ रही होगी। तो cos x की वैल्यू जब जब 1/2 होगा तब तक 2 cos x -1 0 होगा, और जब जब 2 cos x -1 0 होगा तब तक f' से 0 आएगा। आ रहा है समझ बात? f' से 0 तीन जगह आ रहा है, पाई पे, π/3 पे, 5π/3 पे, ओके। और अपने को साइन बताना है, ठीक है ना। इन इंटरवल्स में साइन बताना है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो 0 ले लो, फिर π/3 ले लो, फिर 5π/3 ले लो। अच्छा 5π/3 तो पाई के बाद आएगा ना, बीच में फिर पाई आ जाएगा, फिर 5π/3 आ जाएगा, और फिर 2 पाई आ जाएगा। सही है क्या? तो हम 0 से 2 पाई में देख लेते हैं, वही चीज बार बार रिपीट होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ 0 से π/3 के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव आएगा? हेलो, पक्का साइन एक्स पॉजिटिव आएगा? हमको f' का साइन चाहिए, अपने को क्या चाहिए? अब यहाँ पे f' का साइन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? f' है क्या लिखा हुआ बेसिकली हमारा, यहीं पे बता देते हैं। f' का साइन बताना है, तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा 0 से π/3 के बीच में देखें तो, ठीक है। और2 cos x -1, ठीक है। 2 cos x -1 क्या आएगा? यानी कि cos x की वैल्यू 0 से π/3 के बीच में क्या होगा? किससे छोटा होगा? 1/2 छोटा हो, सॉरी 1/2 से बड़ा होगा ना। 1/2 से बड़ा वैल्यू होगा cos x का 0 से π/3 के बीच में। तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, लाइक √3/2 ले लिया -1, तो ये पॉजिटिव आया क्या? हेलो, नहीं आया, दिख रहा होगा पॉजिटिव आया। तो ये भी पॉजिटिव और दूसरा वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो f' इसका साइन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। कि कौन से इंटरवल में? 0 से π/3 के बीच में। 0 से π/3 के बीच में इसका साइन पॉजिटिव। कोई उसके बीच का कोई एंगल ले लेना और डाल के देख लेना, समझ रहा बात? कोई नोन एंगल जो तुमको पता हो, तो अपने को π/6 पता है, डाल दो, 30 डाल लो, तो ये पॉजिटिव आ गया। 30 डालेंगे तो √3/2 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ रहा बात? यही एक इजीएस्ट तरीका है, वैसे और भी तरीके हैं, बट ये वन ऑफ द इजीएस्ट कह सकते हो काइंड ऑफ। तो 0 से लेकर π/3 के बीच में f' का साइन पॉजिटिव आ गया, π/3 से पाई के बीच में लेना है। π/3 से पाई के बीच में कोई अगर एंगल पता है तो वैल्यू डाल लो, नहीं पता है तो फिर तो कोई बात नहीं है, अंदाजा लगा लो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मुझे बताना कि 2 cos x -1 का साइन क्या आ जाएगा? देखो sin x का साइन तो पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, sin x का साइन तो पॉजिटिव आएगा। अब 2 cos x -1 का साइन क्या आ जाएगा? π/3 से पाई के बीच में, तो π/3 से पाई के बीच में cos x जो होगा वो 1/2 से छोटा होगा, तो 2 × 1/2 से छोटा चीज
2 इंटू 1/2 माइनस लिख दिया हमने शॉर्ट में, छोटा चीज -1 ऐसा करोगे तो इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा क्या। अब 1/2 से छोटा चीज मतलब क्या, 1/3 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ना, 1/2 छोटा मतलब क्या 1/3 हो सकता है। तो 2 इंटू 1/3, अब हम 1/2 छोटा क्यों लिख लिए, अपने को पता है ना भाई कॉस, देख लो कॉस 0 से लेके π/3 के बीच में कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, π/3 पे 1/2 होती है, और π/2 पे 0 हो जाता है, यानी कि घट रहा है, कॉस क्या घट रहा है, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था, और फिर घटते 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 कॉस क्या कर रहा है, जब 1/2 को क्रॉस कर रहा है, x के लिए 1/2 को क्रॉस कर रहा है वो, यानी π/3 को जब x क्रॉस कर रहा है, क्या बोल रहे थे हाँ, जब π/3 को क्रॉस कर रहा है तो जब π/3 को क्रॉस कर रहा है तो और छोटा हो गया होगा, 1/3 से भी छोटा हो गया, तभी तो 0 जाएगा, समझ में आ रहा है बात, इतना तो पता ही होता है, हर बच्चे को पता होता है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 आती है, π/3 एंगल पे वैल्यू 1/2 आ रहा है और 90 पे 0 आ रहा है, यानी कि वैल्यू घटते जा रही है, तो इसका मतलब जब π/3 से आगे का एंगल वैल्यू लेंगे, π/3 से आगे का लेंगे वैल्यू, ओके π/3 से आगे का वैल्यू लेंगे तो 1/2 से भी छोटा आ जाएगा वैल्यू, तो 1/2 से अगर हम छोटा वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 1/2 छोटा वैल्यू 1/3 मान लिया आपने मन से, तो 2/3 माइनस 1 क्या नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है अपने को नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एफ डैश का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वैसे पाई से 5π/3 में देख लो, ठीक है, पाई से 5π/3 में अगर तुम देखो तो साइन एक्स क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, साइन एक्स क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, और पाई से 5π/3 के बीच में 2 cos x - 1 क्या आ रहा होगा, तो x की वैल्यू पाई से बड़ा ले लो, तो x की वैल्यू अगर हम पाई से बड़ा लेंगे तो cos क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना, तो cos x नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव -1 करोगे तो और नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर 5π/3 से बड़ा ले लिया, यानी कि 2π से जस्ट छोटा ले लो, कहने का मतलब 5π/3 से बड़ा ले लिया तो साइन चेक कर लो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इसको ग्राफ से भी देख सकते थे हम, है ना, इस कहानी को हम ग्राफ से भी देख सकते थे। 5π/3 से बड़ा वैल्यू क्या ले सकते हैं, मतलब अंदाजा लगाना है अपने को, तो साइन एक्स तो नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हम x की वैल्यू 5π/3 से बड़ा लेते हैं तो साइन एक्स तो नेगेटिव आएगा, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है, ऑफ कोर्स नेगेटिव आना चाहिए। cos x क्या क्या आ जाएगा, cos x 5π/3 से, तो cos x तो पॉजिटिव भी, मतलब 5π/3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो cos x का वैल्यू, यानी cos x वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, तो 2 cos x - 1 भी पॉजिटिव हो सकता है, देखना पड़ेगा उसके लिए। तो अपने को पता है कि यहाँ पे cos 0 वैल्यू लेता है, यहाँ पे cos 1 वैल्यू लेता है, और 5π/3 एंगल पे वैल्यू 1/2 ले रहा है, जीरो से बढ़ते 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 जैसे एंगल बढ़ रहा है 2π की तरफ जा रहा है, जीरो से बढ़ते बढ़ते एंगल क्या हो रहा है, मतलब जीरो से बढ़ते बढ़ते वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हुआ, फिर 5π/3 एंगल पे, इसको क्या बोलते हैं 3π/2 एंगल बोलेंगे, 3π/2 एंगल पे जीरो वैल्यू आ रहा है cos का, फिर 5π/3 एंगल पे cos का वैल्यू 1/2 आ रहा है, फिर 2π एंगल पे cos की वैल्यू 1 आ रही है, जीरो से बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो 5π/3 से बड़ा एंगल लोगे, यानी कि यहाँ पे कहीं एंगल लोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 से बड़ा होगा, हेलो होगा ना, तो अगर 1/2 से बड़ा वैल्यू लोगे cos x का, तो 2 इंटू 1/2 से बड़ा कितना आ सकता है, 1/2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, तो 2 इंटू 1/2 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 से बड़ा कोई नंबर, 1/2 प्लस बोल सकते हो, तो ये 1 से बड़ा आ जाएगा, 1 से बड़ा में एक हटाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, आ रहा है उसमें बात, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसे हम समझ में आया होगा बात, तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो हो गया क्लियर। तो अगर तुमसे कोई पूछे इसमें इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताओ, इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताओ, तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज बताने का तरीका हमने क्या बताया था कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का अगर कोई आंसर लिखते हैं तो वही पीरियोडिक होता है, तो उस पीरियोडिक इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी जोड़ देते हैं,
हमने बताया था कि पर्टिकुलर सोल्यूशन अल्फा से बीटा आया, मान लो कोई इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन का और उसका आंसर आ गया अल्फा से लेके, पर्टिकुलर सोल्यूशन आया अल्फा से लेके बीटा, जनरल सोल्यूशन क्या लिखते हैं 2n पाई, मतलब 2n पाई बोले तो क्या n टाइम्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, और इसका पीरियड क्या 2 पाई है, तो 2n पाई ऐड कर देंगे, 2n पाई प्लस अल्फा से लेकर के 2n पाई प्लस बीटा। हेलो, याद आ रहा है क्या बोला चीज जो मैंने बताया था? तो सेम तरीके से लिख सकते हैं इसका। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या रहा होगा 2n पाई प्लस 0 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई बाई 3 एंड 2n पाई प्लस पाई से लेकर के 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। तो ये आ गया हमारा इंटरवल ऑफ इंक्रीज। वैसे इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या लिखोगे इसका? तो इसका इंटरवल डिक्रीज लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से लेकर के 2n पाई प्लस पाई तक, फिर एंड सेकेंड इंटरवल क्या आ जाएगा? सेकेंड इंटरवल आ जाएगा 5 पाई बाई 3 यानी कि 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 से लेकर के 2n पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ऊपर वाला आ गया इंटरवल डिक्रीज। तो हम ऐसे इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल डिक्रीज निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बात? यस सर। हाँ, बहुत सही।